प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा की सक्रियता बढ़ गई है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के साथ साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में बीजेपी मुख्यालय में बैठक रखी गई। प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में परनामी ने सभी कार्यकर्ताओं को अपनी सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे अभियान को पूरा करें। परनामी ने कहा कि उपचुनाव में उम्मीदवारी तय करने के लिए सर्वे और रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, जिस प्रत्याशी पर कार्यकर्ता और पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री टिकट तय करेंगी। राज्यसभा चुनावों के लिए 6 नवंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान राजस्थान से राज्यसभा के प्रत्याशी अल्फोंस कन्नथानम भी मौजूद रहेंगे। उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव, दोनों उपचुनावों को लेकर हुए आज की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष, सभी विधायक, जो हमारे मंत्री हैं जिनको हमने एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी है, इसी प्रकार संगठन के आधार पर जिनको विधानसभा की जिम्मेदारी दी है उनको इन सबको बिठा करके एक सम्मिलित बैठक हमने की थी। और लोकसभा के चुनाव में क्या व्यूहरचना रहेगी, किस प्रकार से पूरी उनकी डिटेलिंग में रिपोर्टिंग करी जाती, इस दिशा में मीटिंग थी आज। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उम्मीदवार देश के पर्यटन राज्य मंत्री अल्फोंस जी 6 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 6 तारीख को 10 बजे हाँ पक्ष के लोगों ने मैंने विधायकगणों को हमने आमंत्रित किया है। कांग्रेस भी उपचुनावों को लेकर पूरी ताकत लगा रही है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं। अजमेर दौरे पर रहे पायलट ने उपचुनावों में कांग्रेस की जीत को तय बताया है। पायलट ने सीएम राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम भी समाज को बांटने वाला कार्यक्रम था। एक भी वादा, साथियों मैं चुनौती देता हूं, एक भी ऐसा वादा भ्रष्टाचार का हो, महंगाई का हो, आतंकवाद का हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, नौकरियों का हो, किसानों को 1.5 गुना तनख्वाह और एमएसपी बढ़ाने की बात हो, सब जगह बंद है। 80 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अभी 100 किलोमीटर हमारी पार्टी ने यात्रा निकाली थी 12 से झालावाड़, और हमने अधिकार से मांगा था अगर यूपी के किसान को, महाराष्ट्र के किसान को कर्जा माफी वहां के मुख्यमंत्री कर सकते हैं जो भाजपा के हैं, तो राजस्थान के किसान ने क्या पाप किया है? आप ही की पार्टी बाकी राज्यों में कर रही है और यहाँ किसान दम तोड़ रहा है, उनके आंसू पोंछने का समय आपके पास नहीं है। उपचुनावों को विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां रणनीति बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं। आला नेताओं के दौरे हो रहे हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों को जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाना चाहिए, जो कि जनभावना को भी साथ रखता हो और जाति समीकरणों में भी फिट बैठता हो। कांग्रेस अगर इन चुनावों में एक भी सीट जीतने में कामयाब होती है तो ये उसके लिए जीवनदायिनी की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी उपचुनाव पर, प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अजमेर, अलवर लोकसभा सीट और मांडलगढ़ विधानसभा सीट। इन तीनों ही सीटों पर दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। चुनाव जीतना दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य है। बीजेपी जहां विकास के मुद्दे को लेकर इन क्षेत्रों में जा रही है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इन समय में, चाहे वो अजमेर की सीट हो, चाहे अलवर की सीट हो, प्रदेश में जो है विकास नहीं किया। लगातार इन पर मंथन चल रहा है। मंथन इस बात पर चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, जिताऊ कैंडिडेट कौन हो सकता है। आखिर इस सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की सियासी रणनीतियां अपनाकर कौन सी पार्टी अपनी जीत को अपने करीब ला सकती है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अमित गोयल साहब हैं, कांग्रेस से मेरे साथ आरसी चौधरी साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हैं। सबसे पहले मैं अमित गोयल जी के पास जाना चाहूंगा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और उनसे मेरा एक सवाल, पहला जो सवाल है वो यह है कि बीजेपी आखिर किन मुद्दों को लेकर इन तीनों क्षेत्रों में जा रही हैं। मुख्यमंत्री राजे भी मांडलगढ़ में जिन्होंने जनसंवाद किया, लगातार दौरे किए जा रहे हैं आला नेताओं के। विकास के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, किस तरह से आप विकास के मुद्दे को जनता तक पहुंचाएंगे और कैसे इन चुनावों को आप जीतने के करीब पहुंचेंगे? अमित गोयल जी। देखिए, अभी इन 3 उपचुनावों से पहले 6 महीने पहले धौलपुर का चुनाव भी हुआ था जी। धौलपुर के चुनाव में भी हमारी रणनीति एक ही बात की थी कि सरकार के किए हुए विकास कार्य
और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएं, और निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको पहुंचाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि धौलपुर उपचुनाव में हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की जो धौलपुर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। 38,000 वोटों से वो चुनाव जीते। तो हमारे लिए जो 3 उपचुनाव आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा कठिनाई वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए। हमें समझते हैं कि हमें अपने विकास कार्यों पर, हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यों पर, जन कल्याणकारी नीतियों पर, मोदी जी के कार्यों पर, तो बीजेपी राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और निश्चित रूप से गरीबों के लिए, आम जन के लिए इतनी योजनाएं सरकार लाई है, हमें पूरा विश्वास है कि उसके आधार पर हमें चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह सजग है, हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, तो निश्चित रूप से कोई चुनौती हमारे सामने नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार आला नेता दौरे कर रहे हैं, होता भी है चुनाव में दौरे किए जाते हैं ताकि अपने जनाधार को मजबूत किया जाए। मांडलगढ़ गई थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने वहां जनसंवाद किया, विभिन्न समुदायों से मिली। ऐसी आखिर जातीय समीकरणों को ढूंढने की ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को? आप ये देखिए जी, चुनाव में जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चुनाव में अगर जीत 2,000 वोटों से होती और वही जीत अगर 20,000 वोटों से होती है तो उसका बड़ा महत्व होता है जी। हम धौलपुर में 1 वोट से जीतते तो भी हम जीते, और 38,000 वोटों से जीते तो भी हम जीते, लेकिन 38,000 वोटों की जीत एक मार्किंग जीत होती है, एक इतिहास बनता है। तो इस बार जो हमारी सरकार वहां जा रही है, लोगों से हम संवाद कर रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को और बढ़ाया जाए, जन जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाया जाए, और एक भारी जीत के साथ हम अपने प्रत्याशियों को लोकसभा में और विधानसभा में भेजें। मैं आरसी चौधरी साहब के पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से अमित गोयल जी कह रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी जीत का दावा कर रही है और निश्चित तौर पर जीतेगी, जिस तरह से बीजेपी के दावे हैं, क्या कांग्रेस मानती है कि बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ एक बड़ी जीत हासिल करेगी? और आखिर विकास के मुद्दे की बात करती है बीजेपी, तो कांग्रेस का लगातार कहना है कि विकास, जिस तरह से राहुल गांधी के बयान थे कि विकास पागल हो गया है, इस तरह के, तो क्या लगता है आपको वाकई में जनता विकास के आधार पर बीजेपी को दोबारा से इन 3 उपचुनाव के, जो कि एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के तौर पर, उनको मौका देगी दोबारा से? सुधांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गोयल साहब जिस प्रकार से धौलपुर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पीछे चलते, अगर उससे 2 कदम और पीछे चलते तो इन्हें और भी पता चलता कि इस राज्य के अंदर 4 विधानसभाओं के और उपचुनाव हुए थे। उन उपचुनाव के अंदर कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पे संतुष्टि करनी पड़ी। धौलपुर का जो चुनाव था, धौलपुर का 3 राज्यों की सीमाएं वहां पे मिलती हैं, आपस में 3 राज्यों की रिश्तेदारियां हैं, और 3 राज्यों की सरकारों ने मिलकर एक जगह पे किया, और राजस्थान की पूरी सरकार, तमाम जो मंत्री और विधायक एक ग्राम पंचायत के अंदर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया कि चुनाव जीतना हमारे लिए मायने रखता है, इनके लिए यह है कि बाय हुक एंड कुक इलेक्शन शुड बी विन, हमें चुनाव जीतना है। जनता की जवाबदेही क्या होती है ये नहीं, जनता को जिस प्रकार से जाति के नाम पे जो बांटने का कुसंगित प्रयास पहली बार इस राज्य की सूबे की जो मुख्यमंत्री ने किया है, वो लोग अब समझ चुके हैं। इस जाति से, धर्म से और समाज से आप किसी को वोटों में तब्दील करने का जो प्रयास करते हैं वो आज समझ चुके हैं वो नहीं होगा। आज वो जवाब मांगती है। आज इन शहरों पे जो टूटी हुई, जो खड्डे पड़ी हुई जो सड़कें हैं, जिन पे गिरते हुए साइकिल और मोटरसाइकिल के जो लोग हैं, वहां पे जो चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं, वो अपने आप में चुनौती है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए और 4 साल बीत जाने के बाद में भी आज भी एक भी वादा वो पूरा करने के लिए और बताने की स्थिति में नहीं है। अब इस प्रकार जिसे बांटने का जो प्रयास करते हैं कि हम समाज के नाम पे लोगों से बांट के और कुछ उन्हें लोग लुभावन वादे करें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में विकास किया हुआ होता तो मुख्यमंत्री को एक लोकसभा के अंदर 15 बार जाके और वहां पे मीटिंगें नहीं करनी होती, वहां पे समाज के एक एक लोगों से मिलने की जरूरत नहीं होती। आज मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे ये कहती है कि मेरी जो गलती हुई उसको माफ कीजिए और मेरी इस व्यवस्था को बने रहना दीजिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के सामने तो चुनौती ये भी है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी का जो चयन होगा वो प्रदेश का नेतृत्व करेगा या केंद्रीय नेतृत्व करेगा। दोनों के अंदर जिस प्रकार का जो संघर्ष है वो प्रदेश की जनता जान रही है, और हर पल, हर जगह, हर चुनाव है वो मुख्यमंत्री के अस्तित्व को लेकर बना हुआ रहता है। जिस प्रकार धौलपुर का चुनाव हुआ उस टाइम भी यहाँ पे ओम माथुर जी जब आए तो लग रहा था कि, और प्रदेश अध्यक्ष को ये घोषणा करनी पड़ी और कहना पड़ा और प्रेस के सामने कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री यही रहेंगे। हर बार इस तरह की जो है वो चलने वाली नहीं है। जिस प्रकार राज्य के बहुत से अलग अलग जिलों से आपने उठा के और एक जिले के अंदर आपने 62 जो डॉक्टर भेजे हैं, आज जो मांग रहे हैं वो करने का वादा कर रहे हैं। 4 साल का लेखा जोखा मांगेगी। आज चुनाव आया, आज अजमेर दिखने लगा, चुनाव आया आपको मांडलगढ़ दिखने लगा, आज जनता इस बहकाव में आने वाली नहीं है। और ये जो गलतफहमी इनके पास जो धौलपुर की है, जो 3 राज्यों की सरकारों ने जो मिलकर चुनाव जीता, और जो आपने जिस प्रकार से कानूनी अपने जो
एक आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन किया, मुख्यमंत्री वहां पे डटी रही, मुख्यमंत्री को वो जगह छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन वहां से कारकेड उसका तैयार हो गया, निकलने का रूट तैयार हो गया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री को ये भय था कि मैं हार सकती हूं और वो वहां पे डटी रही। इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, आप ऐसा और कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दों पे लड़ा जाता है चुनाव मुद्दों पे होता है, सरकार मुद्दों पे बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान 611 इस प्रदेश की जनता से वादे किए। आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, यहां पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, इनके विधायक ने सदन में ये कहा क्यों ना हमारे संभाग के अंदर आपातकाल लगा दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं का आपातकाल लगा दिया जाए। इन्हीं के विधायक ने कहा, इन्हीं के जो सत्ता के जो लोग हैं आज वो मुखर होकर बोल रहे हैं, इन्हीं की सत्ता के जो विधायक हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं। आज उन्हें दिखने लग गया है कि अब समय आ चुका कि हमें जनता के प्रति जवाबदेही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने अपनी बात रखी जिस तरह से कि विकास के मुद्दे, विकास जो है वो आपको नहीं दिख रहा है कहीं पर और जनता उनको जवाब देगी। मैं महेश शर्मा जी से जानना चाहूंगा, जो कि पत्रकार के तौर पर हर चीज को नजर रखते हैं, कवर करते आए हैं। महेश जी, आप कैसे देख रहे हैं सियासी समीकरण, आपको क्या लग रहे हैं यहाँ पर कि लगातार आला कमान, जो आला नेता है वो दौरे कर रहे हैं, राजे खुद मंडलगढ़ में रही, उन्होंने वहां पर रुक के जन समुदाय से बातचीत करी, लगातार दौरे हो रहे हैं, सियासी समीकरण क्या लगते हैं आपको, क्या परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि इस समय ये जो आपका जो एक जो ये सेमीफाइनल मान लीजिए कि यहाँ के जो भी चुनाव परिणाम निकलेंगे वो देश की राजनीति को भी इंगित करेंगे कि जो मौजूदा शासन जिस पार्टी का है वो इस समय किस आईने में खड़ी हुई है। उसी तरह से विपक्ष का भी एक ये है कि जो कांग्रेस का, हमारे यहाँ विपक्ष में राजस्थान की बात करें तो इसमें कांग्रेस ही है, तो वो कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसने अब तक मतलब किस रूप में अपने आप को मजबूत किया है, एक ये चीज इसका एक इंगित होगा। अब चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की रही है, जो सचिन पायलट की रही है, अब उसमें यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। एक तो ये सबसे कम अवधि के चुनाव मतलब उपचुनाव है, और ऐसी सूरत में कांग्रेस ये भी चाहेगी कि मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल का कितना मतलब क्या होता है जो वादा खिलाफी की है या जैसा वो जो आरोप लगाते हैं सत्तारूढ़ दल पे कि उनका उन्होंने कितना विरोध किया, कितना उसका दिया है कि जनता से वो कितने जुड़े हैं। और भाजपा का यह है कि कैसे न कैसे करके ये जो मौजूदा हमारी जो चूंकि तीनों सीटें भाजपा की हैं, चाहे 2 लोकसभा की हो चाहे एक मतलब क्या कहता है विधानसभा की हो, क्योंकि भाजपा के कब्जे में रही है तो वो पूरा जोर वो भी लगाएगी, उनका वो विकास के मुद्दे पे ही वापस जाएंगी। और दूसरा मतलब क्या कहता है आपके जो विपक्ष है वो उनकी सरकार की नाकामियों को बनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बीजेपी विकास के मुद्दे पर जा रही है, कांग्रेस विपक्ष नाकामियों को बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या प्रत्याशी का चयन दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी अहम भूमिका निभाएगा? क्योंकि अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं कि अजमेर से सचिन पायलट लड़ सकते हैं या फिर कोई जाट नेता को उतारा जाएगा या फिर कोई दूसरे किसी गुजर नेता को उतारा जाएगा, यहां तक कि सचिन जो रमा पायलट तक के भी संकेत मिले कि भाई वो लड़ सकती हैं। तो कितना अहम रखता है किसी भी इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी का चयन कितना अहम होगा? देखिए, बहुत ही ज्यादा अहम होगा क्योंकि प्रत्याशी कैसे हों। अब ये है कि शॉर्ट टर्म पे अब ये आता है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे अभी सचिन पायलट हैं जो एक यूं कहें अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस खेमे में मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक जुआ हो सकता है ये कि वो लड़ें या ना लड़ें, एक असमंजस की स्थिति होती है। तो लड़ाया जाए किसको, तो लड़ाई ये जाए तो जिस प्रत्याशी को भी लड़ाते हैं तो वो उनके एक जाट प्रत्याशियों का नाम उभर रहा है, लेकिन चूंकि वहां वो जो सांवरलाल जाट की मतलब ज्ञातन कॉन्स्टिट्यूंसी रही है वहां से वो विजयी रहे, तो कोशिश ये की जा रही है कि उनकी सहानुभूति कैसे बटोरी जाए। इसके लिए मतलब सत्तारूढ़ दल का ये जो है वह नजरिया ये भी हो सकता है कि सहानुभूति के लिए उस परिवार के किसी सदस्य को उनकी पत्नी को इसको दिया जाए। अच्छा, जहां तक जनता के अगर सोचें तो जनता ही चाहेगी कि यार 1 साल के लिए
या मतलब बहुत कम जो समय 1-1.5 साल के लिए हम क्यों अपना विकास को अवरुद्ध करें? क्योंकि आज का मतदाता इतना जागरूक है कि वो विकास के प्रति बड़ा संवेदनशील हो गया, तो वो ये नहीं चाहेगा कि अगर हम विपक्ष को हम जिता भी देंगे तो उसे प्राप्त क्या होगा। एक ही उसके सामने ये प्रश्न चिन्ह भी है, और सत्तारूढ़ को दल के अगर हम वापस जिता के देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आज ये जो मतदाता है वो इस चीज को तोल रहा है, और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं कोई चीज भी आएगा। और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई इसलिए भी है कि भाजपा जो वसुंधरा राजे के सामने तो सवाल ये है कि ये नहीं कहने प्रकार वापस उस सीट को हासिल किया जाए, और सचिन पायलट के लिए भी यह है कि भावी अगर इस बार चुनाव वो नहीं लड़े तब भी और चुनाव लड़े तब भी कि उन्हें उसे अपने मतलब नेतृत्व को बरकरार रखने के लिए आगे प्रतिद्वंदिता में जो भीतरी जो होगी कांग्रेस, बिल्कुल आला नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है ये जो उपचुनाव है। मैं अमित गोयल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाजपा में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते आए हैं और लगातार, क्या इन चुनावों में जब आप कैंडिडेट चुनेंगे क्या वंशवाद को आप दरकिनार कर कैंडिडेट चुनेंगे? क्या उसकी कार्यशैली योग्यता को देखकर आप लोग पार्टी कैंडिडेट चुनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले हमारे भाई आरसी चौधरी की बात का जवाब दे दूं जी। उन्होंने बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाया। जातिवाद के आरोप के लिए तो आप देख लीजिए गुजरात में क्या हो रहा है। अल्पेश याग्निक, हार्दिक जो तीनों आपस में लड़ते हैं, आज वो तीनों कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो एक दूसरे को गालियां देते हैं। कांग्रेस उनका इस्तेमाल कर रही है जातिवाद के रूप में। दूसरा, आपने बात की विकास कार्यों की बात की। हमारी सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 690 वादे किए थे। उन 690 वादों में से 560 वादे अक्षर से पूरे हो चुके हैं। 85% के लगभग हम अपने मैनिफेस्टो में पूरा कर चुके हैं। कितना सत्य चौधरी साहब, बिल्कुल इतना भी झूठ बिल्कुल मैं मानता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी मत, लेकिन आपसे मुझे ईमानदारी से बोलने दो। आपने कुछ बोला, अच्छा बोला नहीं बोला, लेकिन मैंने आपकी बात को चुपचाप सुना, आप भी सुनिए। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, आपने कहा वंशवाद। तो देखिए, वंशवाद के आधार पर हमारी पार्टी में कभी भी टिकट वितरण नहीं किया जाता। ये तो कांग्रेस की मतलब एक बीमारी है। आप देखेंगे कि अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो गांधी परिवार, देश को आजाद किसने कराया तो गांधी परिवार, अभी अध्यक्ष कौन बनेंगे तो राहुल गांधी, 19 साल से अध्यक्ष है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बाद कौन बनेगा प्रियंका गांधी, उसके बाद कौन बनेगा उनका कोई बच्चा बन जाएगा। तो हमारे बीजेपी में तो वंशवाद के आधार पर निर्णय होता ही नहीं है। हम तो निश्चित रूप से पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को और जीतने के आधार पर जो समीकरण बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए और अपने विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, अभी इतनी सारी डिबेट हमारे यहाँ हो रही है, किसी वक्ता ने ये नहीं कहा कि सचिन पायलट वहां से पुनः चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी इतने घबराए हुए, उन्हें पता है कि वहां अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर मैं चुनाव हार जाता हूं तो मेरी राजनीतिक पारी समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की है, जिस सेना की सेना ये सिर्फ आपका मुगालता है, ये सिर्फ आपका मुगालता है, ये सिर्फ आपका मुगालता है। उसकी सेना ये तो ऐसा तो केवल कांग्रेस के साथ नहीं, बीजेपी के साथ भी है कि बीजेपी भी पार्टी के तौर पर पूरी समीकरण बिठाने में लगी हुई है। मैं समीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष डिपेंड करती है इन सभी। पिछली बार चुनाव सचिन पायलट जी ने लड़ा था अजमेर लोकसभा चुनाव से। आज कहीं ये बात आ रही है उन्होंने कभी कहा कि मैं लड़ूंगा? उनको भी पता है कि बीजेपी का जो विकास का काम है, सरकार की लोकतंत्र नीति है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो माहौल है, उसमें उनको भी लगता है कि ये उनके लिए जुआ हो सकता है। कहीं वो चुनाव हार गए तो राजस्थान के जहां मुख्यमंत्री दावेदारी कर रही है वहां घर वापसी उनकी हो सकती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस खुद अपने आप में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या करे, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से विश्वास है उनके बीजेपी को कि हम निश्चित रूप से चुनाव बड़े मत से जीतेंगे। समय बहुत कम है, आरसी चौधरी जी से जवाब चाहूंगा इनकी। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुगालता है, ये तो अपने आप में झांक लें। आपने 15 बार वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा करके आ गए अजमेर में। आज तो आप ये बता दें कि आप क्या वंशवाद के रास्ते पे जाएंगे या नए प्रत्याशी का चयन करेंगे? आप अगर सीधे से शब्दों में कहें कि हम अजमेर के अंदर वंशवाद पे नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको माने, लेकिन आपके पास में कहीं भी तरण हार के लिए, आपके पास में प्रत्याशी के चयन के लिए इतना जो संघर्ष हो रहा है, दिल्ली से आएगा या आपका आएगा, दोनों के अंदर जो बीच का जो चल रहा है, आप अपना झगड़े को समेटिए और जनता को इस चीज से जो गुमराह करने का बिल्कुल छोड़िए। क्योंकि हम एक मुखी हैं, हम एक मुखी हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जो वॉइस है, देखिए आपको सुना जो चीजें वो जो सुना, अब आपके पास में उस चीज का जवाब नहीं। और वंशवाद बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री का बेटा जब 12 और झालावाड़ के अंदर सांसद चुना जा सकता है, क्या वहां पे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला आपको जो वहां पे करे? वंशवाद तो तब होना जब वंश चले। आपका वंश चला ही एक पीढ़ी आगे है और एक पीढ़ी के अंदर आपने तमाम अपने नेताओं के जो बच्चे हैं वहां पे उतारने का प्रयास किया है। और वंशवाद का किस हिसाब से आप कह रहे हो?
वंशवाद तो तब रखते हैं जब आप वंशवाद के रास्ते पे नहीं जाते। सवाल तो मैं आपसे भी करता हूं कि क्या कांग्रेस भी कि योग्यता कार्यक्षमता के आधार पर ही कैंडिडेट चुनेगी कि या फिर बाकी समीकरणों को देखेगी? हमारे यहाँ पे जितना भी जो पैनल जो प्रभारी हैं और है आम कार्यकर्ताओं की राय मशवरा किया जाएगा। यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट करके जो 2 या 3 लोगों का पैनल जो बनाया जाएगा और पैनल के साथ में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में इनकी जो तमाम जो परिस्थितियां हैं उनके साथ में विचार विमर्श किए जाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व और तमाम कार्यकर्ताओं की जो वॉइस है उसको मिलकर प्रत्याशी का चयन हमेशा से होता है। अब उसी प्रक्रिया से आज होगा। ठीक है, मैं महेश शर्मा जी से इस बारे में जानना चाहूंगा कि हमेशा ये होता रहा है कि पार्टियां देखती हैं कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, सबसे जो दाव खेलती हैं वो उसी पर खेलती हैं, चाहे वो जो वंशवाद के रूप में खेलें चाहे जातीय समीकरण देखें। तो जिस तरह के दावे दोनों पार्टियां करती आई हैं, आपको लगता है कि चूंकि जीत महत्वपूर्ण होती है, ऐसा कर पाएंगी पार्टियां? देखिए, जीत किसी भी दल के लिए है अहम होती है क्योंकि उनको मतलब अपनी संख्या बल बढ़ाने की आवश्यकता है। सवाल ये है कि इस समय मतलब जो जातीय समीकरण हर प्रत्याशी जो है, ये हर पार्टी जो है वो ये जो भी है आज कितना ही कह दो कि साहब ये जातिवाद समाप्त कर देंगे या संप्रदायवाद समाप्त कर देंगे, अंततः जब चुनाव जब लड़ने का समय आता है हर पार्टी अपने जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने वोट बैंक को तलाशती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये छोटा सा पीरियड बहुत बड़ा मतलब एक रोचक तत्व है। जातीय समीकरण इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि विकास का मुद्दा भी पीछे छूट जाता है। बिल्कुल है कि आखिर गुंजाइश क्या, वादे क्या करें, दिक्कत क्या आ रही है। और दूसरा है कि जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो ये कह रहे मैं एक कम मतलब कहते हैं समय के लिए क्यों खड़ा हूं, और दूसरा फिर अगर अभी मैं खर्च कर लूंगा पैसा तो आगे भी फिर मेरे को खर्च करना पड़ा एक 1.5 साल बाद में, तो मैं इतना खर्चा कैसे। मैं जल्द से आपसे और जानना चाहूंगा कि जीत को और हार को दोनों ही पार्टियां, ये जो चुनाव हो रहे हैं 3 सीटों पर, इसको आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो 2018 के राजस्थान में होने वाले चुनाव हो विधानसभा के, चाहे लोकसभा चुनाव हो, वहां कितना प्रभाव आप देखते हैं? क्या प्रभाव देखेंगे चाहे जीत और हार दोनों को सम्मिलित? ये देखिए, मैं दोनों जो हार है, अगर हार होती है मौजूदा सत्तारूढ़ दल के, तो ये अपने आप में मतलब रिफ्लेक्शन जाएगा कि केंद्र में क्या सरकार बन सकती है आगे का, और उसके प्रति उसकी नीतियों पर क्या रिफ्लेक्शन जाएगा वो इंडिकेट करेगा। और अगर इस समय मतलब भाजपा वापस से उस समय रहती है तो वो ये रिफ्लेक्शन करेगा कि भाई इन्होंने अपना गढ़ सुरक्षित रख लिया और इनके विकास की कहीं ना कहीं कोई थोड़ी सी नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, ये जो चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं, ये दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके हैं। दोनों दलों के आला नेता वहां दौरा कर रहे हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है वो विकास की बात कर रही है, विपक्ष विकास के मुद्दे, विकास के दावों को झुठला रहा है। दोनों ही दल अपने सियासी समीकरणों को बैठाने में लगे हैं, लेकिन जीत जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और फाइनली जब कैंडिडेट का चयन होगा तो उसमें ये सब चीजें देखी जाएंगी कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, जातीय समीकरण क्या है और पार्टी को वो जीत दिला सकता है कि नहीं। इस पर ही ये चुनाव होंगे। साथ ही साथ आने वाले चुनावों के लिए भी एक नया परिदृश्य तैयार होगा। अगर बीजेपी जीतती है तो उसकी आने वाली राह बहुत आसान होगी, और अगर कांग्रेस जीतती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर देगी। इसी